हाँ हो गया। सब हो गया भाई। हेलो। 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 हेलो चेक। हेलो। हेलो चेक। ऑडियो। हेलो। हेलो।
गुड आफ्टरनून। बैठ जाइए प्लीज, खड़े होने की जरूरत नहीं है, आप बैठे रहिए, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो लास्ट टॉपिक हम पढ़ रहे थे सेल, है ना। कोशिका संरचना की शुरुआत हमने की थी और उसमें एक दो टॉपिक ही पढ़े थे हमने तब तक। और लास्ट जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे वो ये था, जिसमें हमने दो बीकर लिए थे। एक में नमक की मात्रा अधिक थी, जल की मात्रा तो वही है। दूसरे में नमक की मात्रा उससे थोड़ी कम है ना। तो इसको हमने कहा हाइपरटोनिक। थोड़ा वॉल्यूम कम कर दो, थोड़ा कम। इसको कहा हाइपरटोनिक, सांद्र, गाढ़ा घोल कह सकते हैं सामान्य भाषा में, है ना। नमक ज्यादा, ज्यादा नमकीन, कुछ भी बोले। ये हाइपोटोनिक, तनु यानी कम नमकीन, राइट। फिर हमने डिस्कस किया था कि अगर हम मुक्त जल की मात्रा की बात करें, कि जो H2O फ्री है, फ्री H2O का मतलब जो नमक के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, तो वो मुक्त जल की मात्रा इसमें कम होगी। इसलिए कम है क्योंकि इसमें नमक ज्यादा है। नमक ज्यादा तो पानी ज्यादा इंगेज हुआ और मुक्त जल की मात्रा कम हो गई। और इधर नमक कम है तो मुक्त जल की मात्रा अधिक है। फिर हमने डिस्कस किया था कि दुनिया में एक रूल है कि कोई भी चीज अपने अधिक से कम की तरफ जाता है। ज्योग्राफी में आपने तमाम चीजें पढ़ी, वहां भी यही कहानी थी, अधिक से कम की तरफ, है ना। तो पानी वही करेगा, तो जल की भी प्रवाह वैसी ही होगी। पानी भी अपने अधिक से अपने कम की तरफ जाएगा। और पानी जब अपने अधिक से कम की तरफ जाए तो उसको हम कहते हैं ऑस्मोसिस, है ना। क्या कहते हैं उसको? ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के लिए दो कंडीशन चाहिए। पहला कंडीशन, एक तरफ जल की मात्रा ज्यादा हो, दूसरी तरफ कम हो। कौन सी जल? मुक्त जल की मात्रा। और उसके बीच में एक सेपरेटिंग मेम्ब्रेन हो। मेम्ब्रेन मतलब प्लाज्मा झिल्ली जैसी कोई संरचना हो, है ना। तब जाके ऑस्मोसिस की क्रिया होगी। और पानी के अलावा कोई भी चीज अगर अपने अधिक से कम जा रहा हो तो वो ऑस्मोसिस नहीं कहलाएगा, वो कहलाएगा डिफ्यूजन। दूसरी भाषा में आप ये कह सकते हैं कि पानी, दुनिया के तमाम चीजों के डिफ्यूजन को डिफ्यूजन कहेंगे और पानी के डिफ्यूजन को ऑस्मोसिस कहेंगे। दुनिया में हर चीज को आप क्या कहेंगे? कहेंगे विसरण है। लेकिन जब वो विसरण पानी का हो रहा हो तो हम परासरण कह देंगे। दोनों में अंतर कुछ भी नहीं है, बस नाम का फर्क है ना। तो पानी के अलावा किसी भी लिक्विड के लिए भी ऑस्मोसिस शब्द का प्रयोग नहीं होगा। ये नहीं कि अल्कोहल के लिए ऑस्मोसिस कह दिया, नो, अल्कोहल के लिए भी डिफ्यूजन ही होगा। ऑयल के लिए, तेल के लिए भी डिफ्यूजन ही होगा, वो अपने अधिक से कम की तरफ जा रहा है तो। लेकिन अगर पानी अपने अधिक से कम की तरफ जा रहा है तो ऑस्मोसिस। ठीक है, यही बात थी। ये बात हम इसलिए पढ़ रहे थे कि प्लाज्मा झिल्ली के कॉन्टेक्स्ट में हम बातों को समझ पाए। चलिए एक बात और निकाल सकते हैं इसी डायग्राम पे। इस डायग्राम में एक बात निकल के और सामने आती है, और वो ये है कि हम ऐसा भी तो कह सकते हैं कि पानी उधर जाएगा जिधर नमक की मात्रा अधिक होगी। क्या कह सकते हैं? तो अगर हम ऐसी कोई रेखा खींच दें, आप मत खींचिए, मैं ऐसे ही खींच रहा हूं, तो कोई दिक्कत है क्या? जल जो है उधर ही जा रहा है जिधर नमक की मात्रा अधिक है। बात तो एक ही हो गई ना, क्योंकि अगर नमक अधिक है तो मुक्त जल कम है। तो अब आप कह सकते हो कि इस पूरे सिस्टम में पानी किधर जा रहा है। वाटर की मूवमेंट को देखो, बाकी सब भूल जाओ। तो पानी कहां जा रहा है? तो आप दो तरह से बातें को कह सकते हैं। एक कह सकते हैं पानी अपने अधिक मात्रा से कम की तरफ जा रहा है, या आप ये भी कह सकते हैं कि पानी उधर जा रहा है जिधर नमक की मात्रा अधिक है। दोनों बातें तो एक ही है कि नहीं? और अगर ऐसे पानी गया, अगर ऐसे ही पानी गया, तो इसका मतलब है कि सिस्टम से पानी निकल जाएगा और उस सिस्टम का निर्जलीकरण हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, पानी खो देगा। ऐसे भी देखो तो नमक में पानी खींचने की क्षमता होती है। हम जाने अनजाने में भी दैनिक जीवन में इस चीज को देखते हैं। बरसात का समय है, नमक का डब्बा अगर खुला हुआ छूट गया तो उसके अंदर पानी अपने आप आ जाता है। कहां से आया अपने आप भाई? तो वो ड्राई सॉल्ट है, वो 99.9% सॉल्ट ही है, इसमें कहीं कोई जल वगैरह नहीं है। लेकिन उसके सापेक्ष वायुमंडल में जल की मात्रा ज्यादा है आर्द्रता के रूप में। तो अगर नमक का डब्बा खुला हुआ है तो वायुमंडल की आर्द्रता को अपनी तरफ खींच लेता है। ध्यान दीजिएगा, पानी हमेशा बिना ऊर्जा के कहां से कहां जाएगा? अपने अधिक से कम की तरफ। तो नमक के डब्बे में जो वायु है
या नमक का जो डब्बा है उसमें जल की मात्रा कम है, वायुमंडल में ज्यादा है, तो खींच लिया। लेकिन यही घटना आपको गर्मी में या जाड़े में नहीं होती, इसलिए क्योंकि उस समय जितना डब्बे में है उतना ही बाहर है, आर्द्रता का मान बहुत कम हो जाता है। जब भी आर्द्र होगा, ह्यूमिड होगा, तब तब नमक सिलेंगे। चीनी भी सिल जाती है, होता है ना भाई, जाहिर सी बात है। नमक जिधर होगा पानी को खींच लेगा। जैसे कई बार हम खाना वाना बनाते हैं, खाना बनाने आता है आप लोग को? बढ़िया, अच्छी बात यह है कि इस तरह के सवाल पूछो। तो अब स्थिति बदल गई है, लड़कों की आवाज ज्यादा सुनाई देते हैं। यह बदलते भारत की तस्वीर है। हाँ, भविष्य पता है, आपको पता है कि जब तक ये सब स्किल सीखेगा नहीं, शादी होगी नहीं, है ना जी। इस तरह से, जिस तरह से भारत विकास कर रहा है, उस हिसाब से बहुत जल्दी सीवी बनवाना पड़ेगा, भेजना पड़ेगा कि हमें खाना बनाने भी आता है, हम बर्तन भी धो लेते हैं। समझ रहे हो ना? जाके देखो गांव में जिनकी शादी की उम्र हो रही है, हो ही नहीं रही है, है ना? कुछ कहीं से नहीं हो रहा है ना। तो स्थिति बदलेगी बहुत जल्दी, इसलिए सीखो, बहुत जरूरी है, कुछ तो काम आओ। हमारे कई स्टूडेंट हैं जो सिलेक्टेड है, आईएएस आईपीएस है, महिलाएं, तो कुछ तो उसमें से बहुत क्लियर हैं, मतलब दे आर वेरी क्लियर कि हमें शादी सर्विस में करनी ही नहीं है, हमें ऐसे लड़के से शादी करनी है जिसकी प्राइवेट नौकरी हो। मुझे पता है प्लान क्या है उसका। मुझे पता है, मैंने कहा कि पता है मेरा प्लान क्या है तुम्हारा। सीधी सी बात है, एकदम क्लियर कट है। ठीक है, उसमें बुराई क्या है? चलो, तो अगर आप खाना बनाने का थोड़ा भी अनुभव रखते हैं तो एक आध दिन हम सब्जी वब्जी बनाते हैं ना, जैसे लौकी की सब्जी बनाते हैं, जिस दिन मूड खराब करना हो बना लो। और लौकी की सब्जी में जैसे ही लौकी काट वाट के हमने डाला और डालने के बाद उसमें नमक डाला, नमक डाल के ढका, तो 1.5 लीटर पानी निकलता है उधर से। कहां से निकला? लौकी के अंदर से। आपने जैसे ही नमक डाला लौकी के ऊपर, तो लौकी के इर्द गिर्द आपने क्या बना दिया? हाइपरटोनिक या सांद्र अवस्था का निर्माण कर दिया। जबकि लौकी के अंदर कैसी अवस्था हो गई? हाइपोटोनिक। जब तक नमक नहीं डाला था तब तक ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन नमक ऐड करते ही बाहर सांद्र और लौकी के अंदर तनु, और नमक जिधर होगा पानी खींच के आ जाएगा। पानी हमेशा अपने अधिक से कम की तरफ जाएगा, और वो पानी आपको कढ़ाई में या कुकर में नजर आने लगता है ना? ऐसे ही होता है। तो पानी उधर जाएगा जिधर नमक की मात्रा ज्यादा होगी, या जिधर पानी की मात्रा कम होगी। या फिर हम सैलेड काटते हैं, कई बार खाने के पहले हम क्यूकम्बर, कैरेट, टमाटर, ये सब काट के हम सैलेड बनाते हैं। और फिर कई बार आपने सुना होगा कि सैलेड पे नमक तभी छिड़किए जब आप खाने जा रहे हो। बहुत चालाक लोग पहले ही छिड़क देते हैं। उसके बाद क्या देखेंगे कि सारा पानी खींच के बाहर आ गया, और पूरी की पूरी जो वो सैलेड है वो एकदम नरम और मुलायम हो गई, बेकार हो गई, क्रंचीनेस चली गई उसकी। क्योंकि कुकम्बर में 92-93% पानी ही है, अंदर में खूब पानी है। लेकिन ऐसे काट के अगर छोड़ दिया क्यूकम्बर को तो उससे कुछ नहीं होगा, पानी उसी के अंदर रहेगा। लेकिन जैसे ही नमक डाला आपने, तो क्यूकम्बर के सतह पर आपने क्या कर दिया? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का निर्माण कर दिया, सांद्र वाला। और नमक जैसे ही डाला तो नमक ने पानी को खींचकर बाहर निकाल दिया। यही होता है। केचुए पे नमक डाला था तो क्या हुआ था? पानी खींच के बाहर आ गया था और केचुआ मर गया था निर्जलीकरण से। घोंगे पे नमक डाल दिया था, बचपन में एक आध को तुम्हारा ही होगा। और ये सारी क्रियाएं जो थी वो बेसिकली क्या थी? निर्जलीकरण की क्रिया थी। कोई भी जीव है उसमें पानी है, जल ही जीवन है पड़ा था ना। मेटाबॉलिक एक्टिविटी जलीय माध्यम में ही होगा। तो चाहे जीव जैसा भी हो, चाहे आसमान में उड़ रहा हो, चाहे वो पेड़ पौधे के रूप में लगा हो, चाहे वो कीट के रूप में रह रहा हो, चाहे डेजर्ट में हो, जैसलमेर में हो, राजस्थान में हो, लेकिन पानी तो बॉडी में होगा, है कि नहीं? बिना पानी के जीवन चल नहीं सकती। और अगर उसको नमक के प्रभाव में आपने रख दिया तो उसके बॉडी की पानी निकल जाएगी, जैव रासायनिक अभिक्रियाएं अवरुद्ध हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी, और फिर क्या होगा? मौत हो जाएगी। यू गेट माय पॉइंट? तो ये कहानी है। अब यहां पे एक चीज हमें समझनी है इसी पॉइंट पे, ये तो कंप्लीट है। अगर हम नदी की मछली को समंदर में डाल दें, है ना, एक मछली है नदी में रहती है, तो एक बात जानिएगा कि जो भी जीव जिस परिवेश में रहता है उस परिवेश के हिसाब से ढल जाता है। इसी को अनुकूलन कहते हैं। ज्योग्राफी में भी कई एग्जाम्पल पढ़े होंगे आपने।
अलग अलग प्रवेश दशा में वनस्पतियां अलग अलग हो जाती हैं। किसी के पत्ते बड़े, किसी के शंकु नुमा, किसी के पतले, डिपेंड करता है कि वो उग कहाँ रही हैं, वहां की स्थितियां कहाँ हैं, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, है ना। लेकिन ये तो तय बात है कि जितने भी जैविक संरचनाएं हैं वो सब परिवेश के अनुरूप ढली हुई हैं। तो इस बात को मान के चलिए कि नदी की मछलियां जो है वो नदी के पानी के अनुरूप हैं। अब बताइए, नदी की पानी और समंदर के पानी में नमक की मात्रा किसमें ज्यादा होगी? समंदर में। नदी में तो मीठा पानी होता है नदी का। तो मछलियां अगर मीठे पानी की हैं, नदी की हैं, तो उस मछली में और नदी में नमक की मात्रा बराबर है। इसलिए देखेंगे जो लोग मछली खाते हैं उनको पता होगा कि नदियों की मछलियों का स्वाद कैसा होता है? मीठा, मतलब नमकीन तो नहीं होता कम से कम। और अगर समुद्री मछली हो, सी फूड जिसको कहते हैं, उसका स्वाद पहले ही से नमकीन होता है, क्योंकि वो मीठे पानी में रह रही हैं। तो जितना पानी में लवण की मात्रा उतना ही बॉडी में लवण की मात्रा। और समंदर की मछलियां, जितना समंदर में लवण की मात्रा उतना ही बॉडी में लवण की मात्रा, ताकि साम्यता बनी रहे। साम्यता समझते हैं? इक्विलिब्रियम। और फिर वो जिंदा रह पाए। तो इसका मतलब है कि अगर आपने नदी की मछली को, ये नदी की मछली है, इस नदी की मछली को, है ना, समंदर में डाल दिया, तो नदी की मछली में सॉल्ट की मात्रा कम है, मुक्त जल की मात्रा अधिक है। और समंदर में सॉल्ट की मात्रा अधिक है, मुक्त जल की मात्रा अनुपातिक तौर पे कम है। तो मछली के शरीर से पानी खींचकर बाहर आ जाएगा और समंदर के पानी में मछली का निर्जलीकरण हो जाएगा और वो मछली मर जाएगी, है कि नहीं? तो ज्यादातर नदी की मछलियां समंदर में मर जाएंगी। क्यों? क्योंकि वो अपने शरीर की पानी खो देंगे। क्लियर है? सवाल पूछता है कई बार कि अगर हम नदी की मछली को समंदर में डालें तो क्या होगा? तो मर जाएंगी। ये तो पता ही है। क्यों मर जाएंगी? डिहाइड्रेशन से, निर्जलीकरण से। क्यों? क्योंकि नदी की मछली नदी के परिवेश के हिसाब से ढली है, उसके अंदर लवण की मात्रा कम है और मुक्त जल की मात्रा अधिक है। जबकि समंदर में लवण की मात्रा अधिक होने के कारण मुक्त जल की मात्रा कम है। पानी की प्रवाह हमेशा अधिक से कम की तरफ होती है। मुक्त जल अधिक, मुक्त जल कम। मछली से पानी निकला और जब वाटर फ्लो आउट हुआ तो ये मछली धीरे धीरे मर गई। क्लियर है? यही होगा। अब आप कह सकते हैं कि ठीक है, पानी निकल गया, मछली मर गई, लेकिन एक काम और भी तो हो सकता था, नमक अंदर चला जाए। अगर नमक अंदर प्रवेश कर जाए तो फिर साम्यता मिल जाएगी, बैलेंस बन जाएगा। लेकिन नमक इसलिए अंदर नहीं जाएगा क्योंकि प्लाज्मा झिल्ली होती है चयनात्मक पारगम। इसीलिए कल मैंने कहा था, प्लाज्मा झिल्ली चुनकर चीजों को लेती है, जिसकी आवश्यकता है उसी को लेती है। पानी के लिए कभी रोक टोक नहीं करती। पानी को रोकने की उसके पास क्षमता नहीं है, लेकिन पानी में घुले हुए लवणों को चुन कर लेगा, चुनकर बाहर निकालेगा। यू गेट माय पॉइंट? तो इसलिए पानी का रिसाव या पानी का बाहर निकलना तो होगा, लेकिन नमक का प्रवेश नहीं होगा। इसलिए मछलियां हमेशा अपने पानी को खोकर मरेंगी ही। हालांकि अपवाद है, बायोलॉजी को कहते हैं साइंस ऑफ एक्सेप्शन, मैंने बताया है। तो कई अपवाद हैं जहां पे मछलियां सामान्य तौर पे रहती हैं। कहां पे? समंदर में। प्रजनन के लिए कहां चली आती हैं? नदियों में, डेल्टाइक रीजन में। जैसे एक मछली है जिसका नाम है, कौन सा? हाँ, सैमन। हाँ, वो तो दूर की अटलांटिक महासागर की बात हो गई। बंगाल में एक मछली है, नाम अभी दिन ही में तो देख रहा था, हिल्सा। हाँ, तो हिल्सा मछली है, बहुत ही, बंगाल के हिसाब से तो बहुत ही डेलिकेसी मानी जाती है, बड़ी महंगी बिकती है। दिल्ली में 2000 रुपए की इतनी बड़ी मिलती है। बांग्लादेश से पकड़ के लेके आते हैं, हुगली नदी में आती है। तो ऐसी भी मछलियां हैं, उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। दूसरी स्थिति आप देखिए, एक और, एक उल्टा भी हो सकता है कि अगर हम समंदर की मछली, ये क्या है? समुद्र की मछली, समुद्र की मछली को अगर हम नदी में डाल देते तो क्या बोला था? समुद्र की मछली की आंतरिक दशा समंदर के अनुरूप, तो लवण की मात्रा अधिक और मुक्त जल की मात्रा कम। किधर? समुद्री मछली में। और जहां डाला उस परिवेश में लवण की मात्रा कम और मुक्त जल की मात्रा अधिक, और जल का प्रवेश हमेशा अधिक से कम की तरफ होता है। तो इसमें जल अंदर प्रवेश करेगा, मछली के अंदर। तो मछली के अंदर अकारण जल का प्रवेश होगा और फिर मछली उस अधिक जल को झेल नहीं पाएगी, उसको बार बार निकालती रहेगी और निकालने में ऊर्जा व्यय होगा, क्योंकि आप वाटर को उधर निकाल रहे हो जिधर ज्यादा है। तो जब भी आप ग्रेडियंट के खिलाफ काम करते हो तो एनर्जी
देनी पड़ती है, और धीरे धीरे मछली की जैव रासायनिक अभिक्रियाएं अवरुद्ध होंगी यहां भी, क्योंकि एनर्जी का लॉस होगा, और फाइनली कुछ समय लगेगा लेकिन ये भी मर जाएंगे, है कि नहीं। यही रीजन है कि अगर आप मछली पालते हैं, जैसे एक्वेरियम बना के मछली पालते हैं, तो उसमें कुछ मछलियां ऐसी होती हैं जिसमें वो कहते हैं कि ये मछली अगर आप लेके जा रहे हो तो एक्वेरियम में आपको ये पाउडर डालने पड़ेंगे, उस पानी को नमकीन बना के रखना पड़ेगा, क्योंकि ये मछली कहां की है, समुद्री वातावरण की। इसको समंदर जैसा पानी देंगे तभी जिंदा रहेगी। अगर इसको आप नॉर्मली फ्रेश वाटर डाल देंगे, जो हम नॉर्मली टैप से निकालते हैं, तो जिंदा नहीं रह पाएंगी। अब यहां पे एक और बात हो सकती है कि चलो इसके अंदर पानी का प्रवेश हुआ, पानी घुस गया और मर गई, अधिक पानी से भी मर सकते हैं, है कि नहीं। एक और काम हो सकता था कि लवण बाहर निकल आते हैं, लवण बाहर निकल के और फिर साम्यता को प्राप्त कर लेते हैं, इक्विलिब्रियम को प्राप्त कर लेते हैं, बैलेंस को प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि प्लाज्मा झिल्ली क्या है, चयनात्मक पारगम्य है। तो समंदर की मछली नदी में जाए तो अधिक जल ग्रहण करने के कारण और जल के निष्कासन में अधिक ऊर्जा के ह्रास के कारण मर जाएंगी, और नदी की मछली समंदर में जाए तो निर्जलीकरण के कारण मर जाएंगी। दोनों स्थितियों में मरेंगी, है ना। तो ये बात हमें समझना है, लिखिए। हाँ, इनका सवाल है कि जब हम कपड़े उपड़े धोते हैं या पानी में ज्यादा समय बिताते हैं तो हमारे उंगलियों के ऊपर टिप्स पे खासकर रिंकल्स बनते हैं। तो रिंकल्स क्यों बनते हैं, है ना, वो रिंकल्स भी ऑस्मोसिस है क्या। तो पहली बात तो इस बात को समझो, आप आगे बताऊंगा मैं आपको। त्वचा की पहली परत मृत और अपारगम्य है। अपारगम्य मतलब इम्परवियस, पानी अंदर नहीं जा सकता, है कि नहीं। तो त्वचा की पहली परत मृत है, मरी हुई है, और इम्परवियस है, अपारगम्य है, हवा पानी अंदर प्रवेश नहीं कर सकता, ठीक है। अब ये रिंकल क्यों आया, ये एक तरीके का अडेप्टेशन है। बात समझ में आ रही है। कभी पानी में जब फर्श पे पानी गिरा हो तो आप दूर से देख के ही संभल जाते हैं, आप कहते हैं संभल के चलेंगे, क्यों, क्योंकि फिसलने की चांसेस बढ़ गई। हाथ अगर गीला हो तो ग्रिप नहीं बनता, कई बार चीजें फिसल के गिर जाती हैं। यानी कि जाहिर सी बात है, पानी जो है ना स्नेहक की तरह काम करता है, और जब भी किसी सरफेस में स्नेहक लगा दें तो एक फ्रिक्शन मिलेगा जिसका नाम है, कौन सा फ्रिक्शन, एक फ्रिक्शन जिसको कहते हैं सर्फी, स्लाइडिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। क्या कहते हैं उसको, स्लाइडिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फोर्स मतलब ऐसे फिसल जाना, है ना, पढ़ेंगे आगे, फ्रिक्शन चैप्टर आएगा तो पानी भी स्नेहक है, तभी तो फिसल के गिर जाते हैं। तो इसलिए हमारे शरीर का एडेप्टेशन है कि झुर्रियां पड़ जाती हैं, जैसे झुर्री पड़ेगी तो ये सतह क्या होगी, और ज्यादा खुरदरी हो जाएंगी, तो ग्रिप हमारा क्या होगा, अच्छा बनेगा, ताकि चीजें छूट नहीं जाए हाथ से। यू गेट माय पॉइंट। तो ऐसे है, ठीक है। तो बहुत है, चलता रहेगा, बहुत ऐसी जानकारी है जो क्लास की परिसीमा से बाहर की है। वो मेरे ध्यान से भी तभी निकलता है जब कोई पूछता है, अदरवाइज तो क्लास। लेकिन हाँ, यूपीएससी की कहानी क्या है, वो कुछ भी पूछ सकता है। प्रॉब्लम तो यही है, इसलिए लोगों को कई बार लगता है कि जो लिखे वो पूछा जाएगा, जो लिखे वो पूछा जाएगा, संभावना है। लेकिन जो आम बोलचाल में हम लोग कम्युनिकेट कर लेते हैं ना टीचर, उससे भी सवाल आएंगे, इसकी भी संभावना है। यूपीएससी ये पूछता है कि प्रेशर कुकर का हैंडल अगर भारी हो तो पकने पे क्या प्रभाव पड़ेगा, बताइए, कौन बताएगा, क्लास में पढ़ाई जाएगी क्या इस बात को। ये तो वही है कि आम बोलचाल की भाषा में कभी कोई दो लोग मिल गए, पूछ लिया तो बता दिया। मतलब यूपीएससी इस बात को कहती है कि आप अध्ययनशील बनो, आप पढ़ाकू मत बनो। दो तरह के लोग होते हैं, पढ़ाकू और एक अध्ययनशील, दोनों में अंतर है। पढ़ाकू सिलेबस कंप्लीट करता है और अध्ययनशील पढ़ता है, वो पढ़ना शुरू करता है, और पढ़ता है तो पढ़ने के क्रम में सिलेबस की कंप्लीट होता है, और सिलेबस के इर्द गिर्द आजू बाजू की चीजों को भी वो समझते हुए चलता है। तो पढ़ाकू फर्स्ट डिवीजन लेके आते हैं, पढ़ाकू लोग यूनिवर्सिटी में टॉप कर जाते हैं। लेकिन यूनिवर्सिटी के टॉपर यूपीएससी में भी रैंक लेके आए, जरूरी नहीं है। और अगर सेकंड डिवीजन का भी व्यक्ति हो जो अध्ययनशील हो, तो उसकी अध्ययनशीलता अब काम आ जाएगी। और हो सकता है कि थ्रू आउट सेकंड डिवीजन रहा हो, लेकिन अध्ययनशीलता के कारण, चीजों को समझ कर आगे बढ़ने की प्रवृत्ति के कारण, रटने की प्रवृत्ति नहीं होने के कारण, वो यहां पे बाजी मार ले जाएगा। समझ में आ रही है?
क्योंकि आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि हम रट के भी परीक्षा पास कर सकते हैं। अभी मेरे बेटे का हाफ ईयरली एग्जाम चल रहा है, तो कल उसके साइंस का पेपर था, तो जाहिर सी बात है साइंस टीचर तो घर में ही है। तो मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा कि भाई दिखाओ। तो उसने बताया, एमसीक्यूज जो थे वो पहले ही बता देता था, क्वेश्चन पढ़ने के पहले ही बोल देता था, क्योंकि बना के आया था। सब ठीक ठाक था, सही थे, एक आध गलतियां थी। फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन आया तो उसने बताया, लास्ट के क्वेश्चन में कहा कि मैंने लिखा है और सही लिखा है, लेकिन अब मैं भूल गया हूं। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है? बोला कि आप कॉपी देख लेना। अच्छा, उसके बाद पे भरोसा कर सकते हैं क्योंकि उसके ट्रैक रिकॉर्ड अच्छे हैं पढ़ाई में। तो बोला मैंने लिखा है 100%, मैंने इसकी सही आंसर लिखी है, लेकिन अब मुझे याद नहीं है। और ये अंतराल कितने देर का है? 3 घंटे के बाद। 3 घंटे बाद भूल गया वो। चीटिंग नहीं है, ऐसे ही तो परीक्षा देते हैं हम। हमारे एजुकेशन सिस्टम यही तो ट्रेनिंग दे रही है। अब तो स्कूल में चीटिंग कर ही नहीं सकते ना, कैमरे लगे हैं, क्या ही कर लेंगे आप। टीचर बैठी, 40 बच्चे होते हैं, टीचर वहीं बैठ के घूम रही है। तो खैर मानना पड़ा मुझे। तो जब अब क्या है ना, ये पढ़ाकूपना है, ये पढ़ाकूपना है। और इससे ठीक है, परीक्षा पास कर जाओगे, 90% 95% वाली सेटिस्फेक्शन मिल जाएगी। अंदर में एक चीज आएगी, कॉम्पिटिटिव भावना आ जाएगी, प्रतिस्पर्धा की भावना आ जाएगी, लेकिन फिर उसको आगे चल के बदलना पड़ेगा। तो अब तो ठीक है ना, हम लोग तो चूंकि पढ़े लिखे पेरेंट की श्रेणी में आते हैं, चीजों को समझते हैं, तो हम कहते हैं पढ़ाई लिखाई अपनी जगह है, इसके अलावा और क्या कर सकते हो। बात समझ में आ रही है? अब वो 9th क्लास में है तो जाहिर सी बात है कि उसकी कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी होगी। तो मैंने कहा इसके अलावा और क्या कर सकते हो? तो कहा कि मैं कार की डिजाइनिंग करना चाहता हूं। तो कर रहा है कार की डिजाइनिंग कंप्यूटर पे, कैड पे। मैंने कहा कि इसमें ये रहा लैपटॉप, और अपने हिसाब से सॉफ्टवेयर डाउनलोड करो, अपने हिसाब से करो। कर रहा है वो डेली आधे घंटे 1 घंटे जो है। और शुरुआत कहां से हुई थी? तो कार वाली वीडियो गेम खेलने से। 6ठी क्लास में वीडियो गेम खेला, 7वीं 8वीं 9वीं खेलता रहा। अब वो जो कार देखता बोलता कि मैं डिजाइन करूंगा। डिजाइनिंग अब कितना करेगा वो नहीं पता मुझे, लेकिन जब डिजाइनिंग कर रहा है तो 4 चीज ढूंढ रहा है, पढ़ रहा है, वो इंजन की फोटो बना रहा है, उसके पार्ट्स को समझा रहा है, हमसे आके पूछ रहा है, हमें खुद नहीं पता क्या है। उसको पता है क्योंकि वो पढ़ रहा है, आधे घंटे 1 घंटे उसमें समय दे रहा है। बात समझ में आ रही है? तो मुझे इस बात की खुशी होती है कि चलो रटन से ज्यादा कुछ भी तो कर रहा है। अब आप कहेंगे कि अगर वो कार की डिजाइनिंग कर रहा है तो आगे चल के अगर कार के ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में नहीं गया तो इसकी क्या उपयोगिता है? यही होगा ना। तो उपयोगिता है, चाकू जो है ना उसका लगातार इस्तेमाल किया जाए तो वो तेज हो जाता है, फिर उससे आप जो चाहो वो काट सकते हो, है कि नहीं? कहीं भी इस्तेमाल करो। सचिन तेंदुलकर बहुत इंटेलिजेंट क्रिकेटर, 10th क्लास पास नहीं कर पाए क्योंकि पूरी की पूरी इंटेलिजेंस कहां लग गई? क्रिकेट में। लेकिन अगर पढ़ाई में होते तो पीएचडी करके किसी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बने होते। जाहिर सी बात है, क्योंकि वही इंटेलिजेंस कहां लगाते? फिर पढ़ाई में लग जाती। बात तो वही है। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि आपने अगर इंटेलिजेंस प्राप्त कर ली किसी एक क्षेत्र में तो कहीं और काम नहीं आएगा। अब इसी को हम इस परीक्षा के हिसाब से देखते हैं। आप में से जो लोग भी इसलिए कहते हैं ना हॉबी, यूपीएससी क्यों कहती है हॉबी क्या है? वो जानना चाहती है कि पढ़ाकू हो या इसके अलावा भी कुछ हो, क्योंकि पढ़ाकू तो बहुत है, इसके अलावा भी पर्सनालिटी में कुछ है तो फिर आप बाकी पढ़ाकू से बेहतर हो, क्योंकि उस क्षेत्र से बाहर भी आपकी दखल है। ये नहीं कि योगा करते हैं आप तो योगा से आप ब्यूरोक्रेसी में बड़ा फायदा पहुंचा देंगे, या पेंटिंग करते हैं तो उससे बहुत बढ़िया कलेक्टर साहब बन जाएंगे और वहां बैठ के पेंटिंग करते रहेंगे। ये आपकी पर्सनालिटी के एक पहलू को दर्शाता है कि है कुछ सब्सटेंस है। अब आइए आप इसी बात को समझिए कि इस पूरे परीक्षा प्रणाली के अंदर आप ध्यान से देखेंगे, कटु सत्य है लेकिन आपको सुनना पड़ेगा। तो लोग कहते हैं आईआईटीएंस के सिलेक्शन ज्यादा होते हैं, मेडिकल डॉक्टर्स के सिलेक्शन ज्यादा हो जाते हैं, एमबीए वालों का सिलेक्शन, आईआईएम के लोगों का सिलेक्शन ज्यादा हो जाता है, जेएनयू के बच्चे ज्यादा सिलेक्शन ले लेते हैं। ऐसा नहीं कि बाकियों से सिलेक्शन नहीं होता, लेकिन दिखते तो यही लोग हैं ज्यादातर, क्योंकि मीडिया भी यही काम करती है। जैसे कोई सिलेक्ट हुआ तुरंत उसके बैकग्राउंड में गए, यहां से आईआईटी करके आए थे। अब आईआईटी उसने किया, मान लो एक स्टूडेंट है, रैंक 2 लेके आया था वो, ऑल ओवर इंडिया रैंक 2।
और इंजीनियरिंग उसने की थी नॉर्थ ईस्ट में आईआईटी से, किसी आईआईटी गुवाहाटी से, और मुझे जहां तक याद है वो मटेरियल साइंस में या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कुछ था, है ना। और उसकी जो ऑप्शनल थी वो एंथ्रोपोलॉजी थी। अब बताइए, इंजीनियरिंग एंथ्रोपोलॉजी से कोई रिलेशन है? कौन सी इंजीनियरिंग पढ़ ली होगी उसने कि एंथ्रो में काम आ गया होगा? बल्कि एंथ्रो में एक पेपर बायोलॉजी है, जेनेटिक्स है, ये डीएनए आरएनए पढ़ना है, उधर मानव विकास क्रम पढ़ना है। इंजीनियर के तो हाथ और तंग होने चाहिए उसमें ना। लेकिन रैंक 2 लेके आ गया वो भी 21, 22 साल, 23 साल की उम्र में। इसलिए कि इंटेलिजेंस। आईआईटी में जाने के लिए 2 साल जी तोड़ मेहनत की होगी, पढ़ा होगा, पढ़ने के बाद 4 साल पढ़ा होगा, तब पास किया होगा। आईआईटी में परीक्षा पास करने के लिए नहीं पढ़ते आप, सिलेबस कंप्लीट करके परीक्षा पास करने के लिए पढ़ते। वहां 15 सवाल से परीक्षा पास नहीं कर सकते। समझ रहे हैं अंतर आप? तो जिस यूनिवर्सिटी में, जिस शिक्षा व्यवस्था में एक विद्यार्थी इस परिवेश में ढल गया कि 20 सवाल पढ़ेंगे परीक्षा पास कर जाएंगे, तो वो एकेडमिक रीगर, वो तपस्या जो करनी चाहिए थी स्टूडेंट लाइफ में, वो तो हुई नहीं। ईमानदारी से देखो, मैं नहीं कह रहा हूं कि आप में से कौन कैसे हैं, लेकिन स्वज्ञान होना चाहिए। गलतफहमी में रहना सबसे बड़ी मूर्खता है। लेकिन जो व्यक्ति 6 साल तक 8-8 घंटे डेली पढ़ा है और एक एक टॉपिक को क्लियर किया, तब जाके परीक्षा पास किया है। और आईआईटी का हिसाब किताब ये भी है कि अगर थोड़ी भी गड़बड़ी रही और फेल कर गए तो कोई वहां नहीं है, फेल तो फेल, अगले साल फिर देना। उस प्रेशर में पास किया है। डॉक्टर्स, मेडिकल, एमबीबीएस के कोर्सेज कितने कठिन होते हैं। घर में कोई आसपास एमबीबीएस कर रहा हो, जाके मिलो, बात तक नहीं करता आदमी, बोलता है इतना पढ़ना है कि पूछिए मत। और बिना पढ़े पास नहीं होंगे। ये नहीं कि 100 टॉपिक है तो 20 याद करके चले गए, उसमें से 5 सवाल टकरा जाएंगे, वो वाली बात होती नहीं है। तो उसने अपने चाकू को, अपनी इंटेलिजेंस को, अपने ब्रेन को क्या कर लिया है? बहुत शार्प कर लिया है। अब जब दिल्ली आता है तो मिलता है टीचर से, मेंटर से, कहता है आईएएस की तैयारी करेंगे। तो मेंटर, टीचर डराते हैं उसको पहले। हम लोग तो डराते हैं ना कि देखो करना चाहते हो तो आओ, लेकिन 6 घंटा डेली पढ़ना पड़ेगा क्लास के अलावा। तो ये लोग क्या कहते हैं, बस 6 घंटा? वहां तो हम 8-8 घंटा डेली पढ़ रहे थे, यहां 6 ही घंटा पढ़ना है। तो उसको 6 घंटा पढ़ने के लिए एफर्ट नहीं लगाना पड़ता। वो 8 घंटा पढ़ने का आदी है और 6 साल से ये काम कर रहा है। बात समझ में आ रही है? तो जब 6 घंटा पढ़ता है ना, तो उसके जीवन में खुशहाली आ जाती है कि अरे 2 घंटा फ्री हो गया, अब चलो घूमते हैं, है कि नहीं? वहीं पे दूसरी तरफ से, जहां से मैं आता हूं, जहां से बहुत में से आप लोग आते होंगे, जहां पे 20 प्रश्न याद करके मैंने भी परीक्षा पास कर ली थी, आप में से भी कईयों ने किया होगा। तो 20 प्रश्न पास करके परीक्षा पास करनी है अगर, तो 15 दिन की पढ़ाई काफी होती है। तो 350 दिन हमने क्या किया? पढ़े होंगे, 1 आध घंटा पढ़ लिया, बहुत बड़ी बात है। 2 घंटा पढ़ने के बाद नैतिक रूप से हमें यह छूट मिल जाती है कि अब हम 22 घंटा खेल सकते हैं, है कि नहीं? माँ बाप भी कहते हैं 2 घंटा पढ़ लिया, अब क्या मामला है? अब यहां पे आए, अब हमें 6 घंटा पढ़ना है। तो पहले 3 महीने तो इसी में लग जाते हैं कि 6 घंटा पढ़े कैसे, बैठे कैसे। बैठा ही नहीं जा रहा, मांसपेशी साथ नहीं दे रही, हड्डी में, जोड़ में दर्द शुरू हो जा रहा है, हुआ ना, पीठ में दर्द। कई लोग कहते हैं बैठा नहीं जाता, तो मुझसे क्या, डॉक्टर से मिलो, है कि नहीं? तो है ना प्रॉब्लम भाई, प्रॉब्लम तो है। छोटी सी बात है। अगर आप योगा वगैरह करते हैं तो एक होता है सुखासन, सुखासन होता है ना, पालथी मार के जिसको बैठना कहते हैं। एक होता है वज्रासन, वज्रासन में बैठना थोड़ा कठिन होता है, प्रैक्टिस करेंगे तो 2-2 घंटे बैठ जाएंगे, है कि नहीं? शुरू में नहीं बैठ पाएंगे आप, इतनी तेज दर्द होगी कि पूछिए मत। सुखासन को कहा जाता है कि इसमें बैठने में कोई दिक्कत नहीं है, सुखपूर्वक बैठ सकते हैं। उसमें भी बैठेंगे ना आप पहले दिन, तो 5 मिनट के अंदर आपके घुटने उठने सब दर्द करने शुरू कर देंगे। तो मामला सिर्फ मेंटल डिसिप्लिन का नहीं है, मामला जो है वो फिजिकल डिसिप्लिन का भी है। मांसपेशी, हड्डी, जोड़, मसल, ब्रेन सब ट्यून्ड है उसका, सब जो है ना व्यवस्थित है। वो कुर्सी पे एक बार बैठता है या बैठती है तो 4 घंटा, और वो 6 साल से ऐसा कर रहा है या कर रही है, तो फिर ठीक है कि नहीं? मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कंपटीशन उसी से है हमारा। जो भी व्यक्ति अगर परीक्षा पास कर रहा है और
हमारे आपके बैकग्राउंड से आ रहा है, तो कंपीट आईआईटीएन के साथ कर रहा है ना वो। कंपीट किसके साथ करोगे? अगर आप ओलंपिक में रेस जीतना चाहते हो तो उसेन बोल्ट को ही तो सोचोगे हराने का, कि सबसे अंतिम में जो 100वें नंबर पे है उससे आगे निकल जाए हम। क्या फायदा है? 1 2 3 के बाद किसी की गिनती नहीं है उसमें। चौथे नंबर पे एक भारत की खिलाड़ी आई, क्या हो गया? आया शुरू में बड़ा नाम हुआ, अरे चौथे नंबर पे आ गई, बहुत छोटा सा से रह गया, हल्का सा से रह गया, आपकी तबीयत खराब हो गई थी, ये हो गया, तो वो हो गया, तो उस समय बड़े उसको हमने सहानुभूति दी, और 5 दिन के अंदर सहानुभूति गायब। मेडल नहीं है ना, बात खत्म। 1 2 3 है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। यही है। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें? हम वो पूरी की भरपाई करेंगे, उस सबकी भरपाई करनी पड़ेगी। कैसे? हमारे प्रिपरेशन का टाइम ज्यादा हो जाएगा, एफर्ट ज्यादा लगेंगे, और क्या लगेगा? बस ये सोच लो कि जितने मजे किए हैं उस मजे की भरपाई यहां कर दो तो ठीक हो जाएगा। हमें वही एफर्ट लगेगा। हमें सबसे पहले तो अपने अंदर 6 घंटे से 8 घंटे बढ़ने की कैपेसिटी डेवलप कीजिए। 2 घंटे की 3 शिफ्ट होने ही चाहिए, इसका कोई विकल्प नहीं है। लोग कहते हैं हम टैलेंटेड हैं, है ना? हार्डवर्क हमेशा जीतता है उस टैलेंट से जो हार्डवर्क नहीं करता है। अंग्रेजी में कहावत है ना, बहुत टैलेंटेड हो, हार्डवर्क नहीं कर, कुछ नहीं मतलब। हार्डवर्कर जीतता है, रेस में वही जीतता है जो हार्डवर्क करता है, क्योंकि टैलेंट को हराने की क्षमता एक ही चीज के पास है, वो है कड़ी मेहनत। तो हम कर लेंगे, ऐसी कुछ बात नहीं। हम वो कैपेसिटी डेवलप करेंगे, इसी प्रण से आए हैं। लेकिन ये सब बता देने से इंसान को लग जाता है, दिशा मिल जाती है कि भाई एक्चुअल में क्या करना है। हम पढ़ रहे हैं, हम पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, लेकिन हम कंपीट किससे कर रहे हैं? आप आसपास आजू बाजू से कंपीट नहीं कर रहे हो। आप जिस दिन पीटी देने जाओगे उस दिन आपकी कंपटीशन किससे होगी? उस व्यक्ति से होगी जो 650 रैंक लेके आया है और इस बार फिर पीटी दे रहा है ताकि इंप्रूव कर ले अपने रैंक को। यूपीएससी तो इस बात का ध्यान नहीं रखेगी ना कि भाई उसका हुआ है पहले, आप पहली बार दे रहे हो, उसके पास तो जानकारी ही नहीं है। पीटी के स्तर पे, मेंस के स्तर पे जानकारी नहीं है उसके पास। 650 रैंक वाला दोबारा मेन लिख के चाहता है कि आईएएस बन जाए, आप पहली बार पेपर दे रहे हो। दोनों की कॉपी समान भाव से समान व्यक्ति के द्वारा चेक की जाएगी। हो सकता है कि उसका सिलेक्शन ना हो और आपका रैंक बढ़िया आ जाए, यह भी हो सकता है कि उसका रैंक बढ़िया आ जाए और दूसरे का सिलेक्शन ना हो। लेकिन हमें उसके लिए उसी स्तर पे तैयारी को लेकर जाना पड़ता है। तो ये प्री रिक्विजिट है, ये सब हमें चाहिए, ये करना पड़ता है। 6 घंटा सिटिंग कैपेसिटी, उस स्तर पे लगातार कम करने की क्षमता। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि 500 से 600 दिन जीवन में बहुत निचोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। अब वो समय है कि आप, चलो आपके पास 6 साल तो समय नहीं है, लेकिन 500 डेज अगर आपने दिया लाइफ में अपने आप को गिन के 500 दिन डेडिकेटेड, तो फिर दुनिया का कोई ताकत सफलता प्राप्त करने से नहीं रोक सकता। इतना तो चाहिए ही चाहिए, उससे कम में काम नहीं चलेगा। कहते ना भाई, घड़ा भरेगा तभी तो छलकेगा। तो वही है, 500 दिन का मतलब घड़ा भर जाएगा। फिर उसके बाद हल्की सी आपने एफर्ट लगा दी तो फिर तो आप उस पार, है ना। तो इसमें हतोत्साहित नहीं होना है, हमें समझना है कि स्थिति ये है, उस पर हमें फाइट करना है ना। मतलब वो लोग मूर्ख होते हैं जिनको ये बात पता नहीं होता कि सामने से लड़ने वाला है कौन। ऐसे लोग युद्ध क्षेत्र में जान गंवा के आते हैं। बात समझ में आ रही है? पहले से पता हो कि हम युद्ध लड़ किससे रहे हैं, किससे हमारा कंपटीशन है, तो हम उसी स्तर की तैयारी करेंगे। पता चला उधर से मिसाइल मार रहा है, हम तीर कमान लेके खड़े हैं, तो क्या होगा उससे? आप चाहे कितने बड़े धनुर्धर हो, मिसाइल के आगे तो नहीं टिक पाएंगे। कोई कहानी। अब इसमें प्रॉब्लम क्या हो गई ना, एक दिक्कत क्या आ गई, हिंदी मीडियम में इस तरह की बातों को कोई बताता ही नहीं। वहां पे मीठी गोली चलती है। मीठी गोली समझते हैं? बस जीवन में एक बार तैयारी करना बहुत जरूरी है। उसे तरबूजा मिलता है, करिए, लीजिए, है कि नहीं? लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, मिल जाए। हाँ भाई, जो गलत है वो गलत है, जो गलत है वो गलत है। वो उसको जोर से, अच्छे से, प्यार से, धीरे से कह देने से सही थोड़े ना हो जाता है। तो है वो गलत। आप सच्चाई बोलो ना कि भाई गंभीर तैयारी है, मजाक से काम नहीं चलेगा। क्लास में हम 5 मिनट 10 मिनट हंस लेते हैं इसलिए कि 3 घंटे लगातार बैठने हैं, लेकिन हंसी मजाक में तैयारी नहीं होगी। सीरियस गेम है, सीरियसली करना पड़ेगा। 2.5 घंटे की क्लास में 2.25 घंटे सीरियस रहना पड़ेगा।
तो होगी। तो वही कहानी है, अदरवाइज तो फिर वही नैरेटिव है ना। देखो कोचिंग तो व्यवसाय है, इट्स बिजनेस। तो बिजनेस चलाने के लिए तो भाई तमाम तरह की बातें। साबुन एक 5 रुपए का आता है, उसका भी ऐड आता है, और ऐड ऐसा आता है कि बस साबुन लगाया तभी गोरे हुए हैं। वो भी कौन, तो भी कोई भी हीरो हीरोइन, शाहरुख खान गोरा हो रहा है साबुन लगा के, सांवला था वो। हाँ, तो फिर यहां भी वही कहानी है, हमसे पढ़ो सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं होता। स्टूडेंट का सिलेक्शन होता है, कहीं से भी पढ़ ले वो। एक स्टूडेंट के अंदर अगर क्षमता होगी ना, कहीं से पढ़े वो। टीचर को इस बात का सिलेक्शन के बाद हमें फील होता है, हमें फील होता है कि बहुत बढ़िया था, अच्छी मुहूर्त थी कि ये स्टूडेंट जो है ना हमारे यहां के एडमिशन ले लिया। ये हमें उस दिन ज्ञान होता है ना जिस दिन उसका सिलेक्शन हो जाता है, क्योंकि उस दिन पता चलता है कि इसने सिलेक्शन जो लिया है ना, उसमें उसकी अपनी एफर्ट है। मार्गदर्शन तो कोई भी कर सकता था, और अगर आपके अंदर क्षमता है तो आपको पता है कि मार्गदर्शन सही है या गलत है। आपको गलत मिलेगा छोड़ दोगे, आप ऐसे व्यक्ति को तलाशी लोगे जो सही दे दे आपको। तो ये द्रोणाचार्य की अच्छी किस्मत है कि अर्जुन मिला। अर्जुन की अच्छी किस्मत नहीं कि द्रोणाचार्य मिले, अर्जुन तो अर्जुन ही होता ना फिर। बात समझ में आ रही है? अब चाहे कृपाचार्य ट्रेनिंग करते हैं आगे तक, या द्रोणाचार्य करते हैं, या भीष्म पितामह ही कर देते, बनते तो अर्जुन ही, क्योंकि सारी क्षमताएं उन्हीं के पास थी, बस दिशा देना था। एक ही चीज ध्यान रखनी थी, और वो क्या था कि अर्जुन के हाथ में तीर कमान देना था, गदा नहीं पकड़ा देना था। बात समझ में आ रही है? तो द्रोणाचार्य कृपाचार्य इन लोगों की यही भूमिका थी कि इन्होंने अर्जुन के टैलेंट को पहचान के तीर कमान पकड़ाया और भीम को गदा दिया। उल्टा अगर हो जाता तो न भीम होते इतिहास में, न अर्जुन। बात समझ आ रही है? लेकिन उसके बाद की सारी कहानी किसकी? अर्जुन और भीम की ही है। ठीक है, तो यही मामला है। खैर, तो अपने पे भरोसा कीजिए, काम कीजिएगा। लिखिए, यदि नदी की मछली को समुद्र में डाला जाए, यदि नदी की मछली को समुद्र में डाला जाए तो मछली के शरीर से जल के परासरण तो पता ही है ना आपको, जल के परासरण के कारण मछली का निर्जलीकरण हो जाता है। मछली का निर्जलीकरण हो जाता है और मछली मर जाती है। और मछली मर जाती है। फिर लिखिए, यदि समुद्र की मछली को नदी में डाला जाए तब परासरण के द्वारा मछली के शरीर में जल का अत्यधिक प्रवेश होगा। जल का अत्यधिक प्रवेश होगा, जिससे जैविक क्रियाएं मंद होने लगेंगी, स्लो डाउन हो जाएगा, जैविक क्रियाएं मंद होने लगेंगी, ऊर्जा का ह्रास होगा, और मछली मर जाएगी। मछली मर जाएगी, है ना?
दोनों स्थितियों में मछली मर रही है, लेकिन जो कॉमन है जिस पे सवाल ज्यादातर बनते हैं वो बनता है कि नदी की मछली को समंदर में डाला जाए, यानी कि नमक के घोल में अगर हम किसी जीवित संरचना को डाल दें मर जाएंगे। इसलिए देखते हैं कैस्पियन सी लाइफलेस है, देयर इज नो लाइफ। जहां भी खारे पानी के झील है वहां पे जीवन के बहुत कम संरचनाएं हैं, बहुत कम वहां पे बायोडाइवर्सिटी है, बहुत कम जीव जंतु उधर है, क्योंकि रह ही नहीं पाएंगे। जहां पे भी जो नमक की मात्रा समंदर से भी ज्यादा है ना, डेड सी, किसे तो डेड सी कहते हैं ना, क्योंकि लाइफ सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। अगर आपने एक नमक का घोल बना लिया, मान लीजिए इस नमक के घोल को बना लिया, इसमें पानी डाल के खूब सारा नमक डाल दिया, उसमें एक केचुआ डाल दीजिएगा, इंस्टेंटली मर जाएगा वो। उसके प्रत्येक कोशिका और उत्तक से पानी खींच के बाहर आ जाएगी और उसके चलते वो मर जाएगा, डिहाइड्रेशन से मर जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो उसको कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस। क्या कहते हैं उसको? प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मा मतलब साइटोप्लाज्म, लाइसिस मतलब ब्रेकडाउन, टूट जाना, विघटित हो जाना। तो साइटोप्लाज्म यानी कोशिका के अंदर का द्रव जिसमें 90% पानी है और वो पानी खींच के बाहर आ गया, तो माध्यम ही निकल गया जिसमें हमारी जैव रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। तो क्या होगा फिर? कुछ नहीं है कि नहीं? तो लिख सकते हैं, एक टॉपिक लिखिए, प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस। यदि किसी कोशिका, उत्तक या जीव को, यदि किसी कोशिका, उत्तक या जीव को अति सांद्र घोल में, अति सांद्र का मतलब क्या हुआ? जिसमें नमक की मात्रा अधिक हो, अति सांद्र घोल में डाला जाए तो परासरण के कारण कोशिका द्रव से, जो साइटोप्लाज्म है, कोशिका द्रव से जल बाहर आ जाता है, जल बाहर आ जाता है और निर्जलीकरण के कारण मृत्यु हो जाती है। कोशिका है तो कोशिका मर जाएगी, अगर उत्तक है तो उत्तक नष्ट हो जाएगा, जीव है तो जीव मर जाएगा, मृत्यु हो जाती है। इसी को क्या कहेंगे आप? प्लाज्मोलाइसिस, है ना। तो नमक का सांद्र घोल जो है ना, वो किसी को भी मार सकता है, इट्स वेरी डेंजरस, है ना। आप किसी चीज पे नमक डाल दो, वो जीव मर जाएगा। जीव छोड़िए, वनस्पतियां तक खत्म हो जाती हैं। खेत में नमक अगर डाल दिए, खत्म, बंजर भूमि। जहां भी खेत में नमक की मात्रा ज्यादा हो गई, सैलिनिटी आ गई, बेकार हो गया, फिर ट्रीटमेंट करवाना पड़ता है, फिर तमाम केमिकल डाल के उसको हम ठीक करते हैं, है कि नहीं। कई बार हम अति सांद्र घोल का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए भी करते हैं, है ना। जैसे आपने देखा होगा कि हम फूड प्रिजर्वेशन में अति सांद्र घोल का इस्तेमाल करते हैं। खाद्य परिरक्षण में हमारे पास ट्रेडिशनल तरीके से खाद्य को परिरक्षित करने के तरीके हैं। जैसे अचार बनाते हैं हम, नमक के घोल में परिरक्षण किसका? सब्जियों और फलों का, ताकि सीजन के बाद भी हम खा सकें। या मुरब्बे बनाते हैं, चीनी के घोल में सब्जियों और फलों का परिरक्षण, ताकि सीजन खत्म होने के बाद भी हम उसका स्वाद ले सकें। तो नमक का घोल हो वो भी सांद्र है, चीनी का घोल हो वो भी सांद्र ही है। जो काम नमक का घोल करेगा वही काम चीनी का घोल भी करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बस ये कि नमक के घोल में परिरक्षित किया तो अचार, और चीनी के घोल में किया तो मुरब्बे। तो भाई सीधी सी बात यह है कि अगर आम का एक टुकड़ा है, उसको मैं यहां छोड़ दूं, इस क्लासरूम में अभी यहां छोड़ दूं और चला जाऊं, और कल होके मैं आऊं 24 घंटे बाद, तो सड़ा हुआ मिलेगा, है ना, या मिलेगा ही नहीं। सड़ा हुआ ही मिलेगा। लेकिन अगर अचार के रूप में आम का टुकड़ा मर्तबान के अंदर है तो नहीं सड़ता। क्यों नहीं सड़ता? इसलिए क्योंकि सड़ाने के कारक दो ही हैं,
पढ़ा है आपने इन्वायरमेंट में, एक है फंजाई और दूसरा है जीवाणु। तो बैक्टीरिया एंड फंजाई, इनको विघटक कहते हैं, डिकम्पोजर्स, है ना, फूड चेन में पढ़ते हैं ना, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर्स। तो सड़ाने के कारक जो है, अंतिम रूप से सड़ाने के कारक कौन है? डिकम्पोजर्स, जो है जीवाणु और जो है कवक, फंगस, ये सड़ाते हैं। अगर कहीं भी कोई चीज सड़ रही है तो या तो उसमें फफूंदी लगी है या फिर उसमें जीवाणुओं का अटैक हुआ है। फफूंदियां तो दिख जाती है, जीवाणु दिखते नहीं, लेकिन लग जाता है। जैसे दाल की कटोरी है, आपने बाहर छोड़ दी, आप देखेंगे उसमें बबल्स बनने लगे, उसका कलर डिसकलर हो गया, सूंघेंगे तो खट्टा जैसा लगेगा, कुछ उसमें स्मेल आ रही है, तो उसमें जीवाणु पनप गए। तो जीवाणु पनप कहां से गए, आए कहां से? तो पहली बात, जीवाणु हर जगह है। एक बात बताता हूं, बार बार इस बात को कहेंगे कि हमारे आसपास में ये जो सूक्ष्म जीव है ना, वो हैं, हमें दिखते नहीं है, घिरे हुए हैं चारों तरफ से। एक वैज्ञानिक ने कहा कि हम तो सूक्ष्म जीव के महासागर में रहते हैं, वी लिव इन द ओशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्योंकि दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे हर जगह है। जैसे मान लीजिए आप में से कोई व्यक्ति स्विमिंग पूल के अंदर जाके बैठ जाए पानी में, तो अगर पानी के अंदर जाके आप डुबकी लगा ले तो आपके चारों तरफ क्या है? पानी है। वैसे ही इस कमरे में आपके चारों तरफ क्या है? सूक्ष्म जीव है। लोग तो है ही, लेकिन सूक्ष्म जीव भी है। हम मुंह खोल रहे हैं, बंद कर रहे हैं, आंखों को खोल रहे हैं, बंद कर रहे हैं, जा रहे हैं अंदर। ये जीवाणु, ये कवक सब प्रवेश कर रहे हैं। वो तो हमारी प्रतिरक्षा है जो उसको मारती है, रोकती है, उसकी बात हम आगे करेंगे। तो ये सवाल ही नहीं है कि ये कवक और ये जीवाणु आए कहां से, वो हैं। आप ब्रेड का टुकड़ा छोड़ दीजिए, 3 दिन मत खाइए आप उसको, आप देखेंगे फफूंदियां लगनी शुरू हो गई। तो क्या फफूंदी लाके आपने रखा? नहीं। फफूंदी के बीजाणु, स्पोर, छोटे स्वरूप इस हवा में तैर रहे हैं, इसी में तैर रहे हैं। ये हमारे त्वचा पे गिरते हैं, कुछ फायदा नहीं उनको, क्योंकि उनको पोषण नहीं मिलता, वहां से माउथ में चले जाते हैं, मर जाते हैं, क्योंकि एंजाइम निकलती है, लाइसोजाइम, वो मार देता है। लेकिन जैसे ही वो स्टार्च पे, ब्रेड पे, खाद्य पदार्थ पे गिरते हैं तो उनको मिलता है वहां पोषण, और जैसे ही वो पोषण लेते हैं वो अपना वृद्धि विकास शुरू कर देते हैं। शुरू में आपको कुछ नहीं लगेगा, लेकिन छोटे छोटे डॉट्स दिखने शुरू हो जाएंगे। 5-6 घंटे के बाद वो डॉट बड़े हो जाएंगे। 24 घंटे के बाद तो पूरा ब्रेड जो है वो उसी फफूंदी से ढका हुआ मिलेगा। तो कहीं से लाके किसी ने डाला नहीं, वो तो है ही, जीवाणु भी है। तो अगर हमने आम के टुकड़े को छोड़ा और वो सड़ना शुरू हो गया, तो इसलिए क्योंकि जीवाणु तो रखते के साथ ही अटैक कर दिया। बस ये है कि जितना लंबा समय तक छोड़ेंगे, जीवाणुओं का वृद्धि विकास उतना ही ज्यादा होगा, सड़न उतनी ही अधिक होगी। लेकिन हम उसी आम के टुकड़े को अगर अचार के रूप में रखें, तो अचार में हम रखते क्या? अचार में क्या है? बेसिकली नमक का गाढ़ा घोल, पानी की जगह पे तेल। अगर पानी है भी तो नमक इतने ज्यादा है कि पूछिए मत, बल्कि ध्यान दीजिएगा तो पानी भी नहीं होता, कुछ हम उसमें सिरका वगैरह यूज करते हैं, विनेगर, एसिटिक एसिड, है ना, तो पानी तो नहीं है। तो हमने पानी को रिप्लेस कर दिया या तो किसी केमिकल से या फिर तेल से, और उसके साथ डाल दिया खूब सारा नमक, और उसमें डाल दिया हमने आम के टुकड़े, मसाले वसाले डाल के। और तो ये बेसिकली अचार जो है वो क्या है? अति अति सांद्र घोल है, अति अति सांद्र। तभी हम बहुत छोटी सी मात्रा खाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि बहुत सॉल्ट इंटेक होगा। डॉक्टर तो मना ही करते हैं कि अचार नहीं खाने चाहिए, क्योंकि बेकार में सॉल्ट इतना क्यों लेंगे बॉडी में। एक व्यक्ति को 5 ग्राम सॉल्ट दिन भर में खाना होता है, दैट इज द रिक्वायरमेंट। भारत में ऐसे ही सॉल्ट ज्यादा खाते हैं, ऊपर से अचार खा रहे हैं तो ज्यादा ही हो गया। लेकिन उसका फायदा यह है कि जब अचार बनाया, आपने बनाया कैसे? पता है ना अचार कैसे बनता है? देखो, गजब, अचार तक पहुंचा हुआ है इंसान, है ना, देखा आपने? हाँ हाँ आ रही है ये आवाज, इसलिए आ रही है कि ये लोग अपनी कैंडिडेचर जो है ना वो प्रूव करने में लगे हुए हैं। हम भी हैं, ऐसा थोड़े ना है, लायक हैं, नालायक नहीं है। ध्यान देना भाई, ध्यान देना इन लोगों पे। हाँ ठीक है। तो मैंगो को काटा, सब्जी कोई भी सब्जी काट सकते हैं, उसको सुखाते हैं। सुखाते क्यों है? पानी निकल जाए। जल है तो जीवन है। ये जीवाणु फफूंदी भी तभी पनपेंगे जब उनको जल मिलेगा। सूखे हुए खाद्य पदार्थ में फफूंदियां नहीं लगती, लेकिन जैसे उसमें नमी आती है फफूंदी लग जाती है।
एक चावल को आपने डब्बे में बंद करके टाइट बंद करके रखा है, पूरी बरसात निकल जाएगी, फफूंदी नहीं लगेगी, है कि नहीं? लेकिन अगर उसमें कहीं से हवा का रिसाव हो रहा हो तो बाहर की नमी अंदर पहुंच जाएगी, और जब नमी पहुंच गई तो गया। होता है ना? तो आपने क्या किया, पहले उस आम को सुखा के उसके अंदर के पानी को निकाल दिया, फिर जब आम पूरा सूख गया धूप में उसको डाल के सुखाया ताकि रहा सा पानी निकल जाए। 1-8% बच गया तो उस पर नमक डाल के सुखाया, नमक पानी को खींच के बाहर निकालेगा, पढ़ा भी आपने। वो भी पानी उड़ गया, अभी भी मन नहीं भरा तो आपने उस पर मसाले डाल दिए, वो भी नमक की तरह ही है। तो एक ऐसा पॉइंट आता है कि जब आम एकदम सूख के एकदम बिल्कुल सूख जाता है, इतना कि मजबूत हो जाता है, वो टूटता तक नहीं है, लेकिन खाने के लिए तो तोड़ना पड़ेगा, तो हम तब तेल डाल देते हैं ताकि पानी किससे रिप्लेस हो जाए, तेल से। फिर वो मुलायम हो जाएगा, फूल जाएगा, अपने शेप में आ जाएगा। तो नमक और तेल के मिश्रण में अब इस आम के अचार को मर्तमान में बंद किया और छज्जे पे पहुंचा दिया। नानी और दादी का काम होता है मेनली। परंपरागत पानी आ रहा है, कोई बात नहीं, अब बढ़िया से आएगा। तो हाँ, क्लास के बाद ले जाना यहीं से। तो अब क्या हुआ, उसको छज्जे पे क्यों डाला? क्योंकि पता है कि अब वो सड़ेगा नहीं, 10 साल तक रह जाएगा। शर्त एक ही है, पानी नहीं जाना चाहिए। इसीलिए कभी छज्जे पे रखा हुआ जो मर्तबान है ना, कभी आप घर जाना तो ये एक्सपेरिमेंट करना और ऐसे ही जोर से बोलना कि मैं ऊपर से अचार निकालने जा रहा हूं। घर में जितने लोग होंगे दौड़ जाएंगे पीछे आपको, रुको, ये हरकत तुम कर नहीं सकते हो, रुको, मैं निकालता हूं या निकालती हूं। पूरा प्रोसेस है, हाथ धो के सुखा के जिस चम्मच से निकालता है उसको सूखा होना चाहिए, फिर आराम से निकालें और फिर ऊपर, क्योंकि जल की एक मात्रा भी गई तो सड़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन सोचो, जब दादी ने, नानी ने, मम्मी ने, पापा ने अगर उसको खोल के जिस समय मर्तबान से अचार निकाला चम्मच से, तो क्या गारंटी कि उसके अंदर कवक के स्पोर नहीं गए होंगे, जीवाणु नहीं गए होंगे? गए होंगे, क्योंकि जब हम महासागर में रह रहे तो गए ही होंगे। लेकिन गए कहां वो? नमक के अति सांद्र घोल में। उनका ही प्लाज्मोलाइसिस हो गया। किसका? कवक का, जीवाणु का। उनका भी तो जल ही तो है, जीवन है, चल रहा है। उनके पास भी जब तक जल है तब तक जीवन है। और गए कहां वो? नमक के घोल में। उनके शरीर से पानी निकाल ली गई, वहीं मर गए, मर के अचार के भाग बन गए वो। और लोग कहते हैं कि अचार जितना पुराना होगा उतना ही स्वाद है कि नहीं? है कि? तो समझ रहे हैं ना, फूड प्रिजर्वेशन में इसी तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब अगर आप उस अचार को खराब करना चाहते हैं, मान लीजिए आपको गुस्सा है पड़ोसी पे, अपने पे तो नहीं करेंगे, तो बस हल्का सा नजर बचा के 1 चम्मच पानी डाल दीजिए उस मर्तबान में, और 2 महीने के बाद जाइए, पूरा बर्बाद हो चुका होगा। क्योंकि वो पानी तेल के अंदर एक जगह पे इकट्ठा होगा, उसी के इर्द गिर्द वो जीवाणु पनपने शुरू होंगे, और जीवाणु जितना भी गठन करेगा उतना ही और पानी बनाएगा, तो जल की मात्रा और बढ़ती चली जाएगी। क्योंकि जब जैविक पदार्थों का विघटन होता है ना, जैसे आपको मैंने बताया कि कार्बोहाइड्रेट या फिर C6H12O6, उसका विघटन होगा तो क्या बनेगा? CO2 + H2O, H2 आ जाएगा। अब ये नमक के साथ किया, प्लाज्मोलाइसिस हुआ, हमारे जो अचार बच गए। मुरब्बे के साथ भी यही कहानी है। हम चाहते हैं कि भाई कोई फल जो है वो परिरक्षित रहे, वो खराब ना हो, तो उसको हम चीनी के घोल में डालते हैं। फल को नमक के घोल में डाल देंगे, बेकार हो जाएगा। जैसे कि चेरी, अब चेरी को आप देखते ना, शुगर सिरप में पैक होके आता है। या फिर अनानास, आप किसी भी होटल में जाते हैं, आप कहते हैं पाइनएप्पल रायता, तुरंत बना के दे देता है। और उनके पाइनएप्पल इतने मीठे होते हैं कि पूछिए मत। कभी ऐसा हुआ है कि रायते का पाइनएप्पल खट्टा निकला हो? नहीं, क्योंकि पाइनएप्पल वो खरीद के नहीं लाते, उनके पास डब्बे में पाइनएप्पल होता है, चाशनी में डूबी हुई पाइनएप्पल। तो चाशनी में क्यों डुबा रखा है? क्योंकि वो पता नहीं अगला ऑर्डर कब आएगा। तो उसे पाइनएप्पल के रिंग्स होते हैं, छल्ले, और 10 छल्ले हैं एक डब्बे में रखा हुआ है। एक कस्टमर आया, एक निकाला, काट के दे दिया, महीने भर तक वैसे ही रहेगा। बात समझ में आ रही है? तो शुगर सिरप भी परिरक्षक है। क्यों? डब्बा खोला तो गया ही होगा कौन? जीवाणु और कवक, लेकिन गया तो उसका ही प्लाज्मोलाइसिस हो गया और वो मर गया, बच गया। इसीलिए आप देखते हैं ना, मिठाई बनाने के समय 2 तरह की मिठाई बनती है। एक मिठाई ऐसी बनती है शादी ब्याह में जिसकी चाशनी गाढ़ी होती है,
जैसे गुलाब जामुन, वो खराब नहीं होता, वो 3 दिन 4 दिन 1 हफ्ते तक चल जाता है। एक होता है मिठाई रसगुल्ला, जिसकी चाशनी होती है पतली, वो 24 घंटे भी नहीं चलता गर्मी के दिन में, वो बना तो खाओ फटाफट, और जैसे ही शादी खत्म होती है लोग उसको बांटने में लगे होते हैं, जल्दी खाओ खत्म हो जाएगा, देखें। और गुलाब जामुन छुपा के रखा हुआ है कि इसको क्यों दे। इसलिए क्योंकि कड़ी चाशनी मतलब अति अति सांद्र घोल, और अति अति सांद्र घोल का मतलब है कि जीवाणु कवक उसमें मर जाएंगे। हल्की चाशनी का मतलब है कि वो जीवाणु और कवक का भोजन उसमें और पनपेंगे। इसीलिए कहा जाता है ना कि कोई भी शरबत हो, शुगर सिरप हो, हम जो घर में शरबत वगैरह पीते हैं, वो सामान्य घोल है, उसको आप घोल के अगर रख देंगे 5-6 घंटे, वो खराब हो गया। कहते हैं फ्रूट जूस जो होते हैं, उसको आप ताजा पी लीजिए, लेकिन उसको स्टोर करके मत पीजिए, क्योंकि उसमें फ्रक्टोज है। फ्रुक्टोज जो है वो सामान्य है, वो जीवाणुओं को आकर्षित करता है, उनके लिए भोजन का काम करता है, और वो तेजी से खराब होगा। लेकिन गाढ़ी चीनी का घोल खराब नहीं होगा। यू गेट मी पॉइंट? तो लिखिए एक पॉइंट। हाँ जी, कहां से हो जाते हैं कीड़े? तो आसपास से कहीं कीड़े हर जगह हैं, उसका भी कोई एक पहुंच गया वहां, और पहुंचने के बाद उसको भी अनुकूल वातावरण मिला तो प्रजनन शुरू कर दी उसने। तो कीड़े जो है ना, इंसेक्ट जो है, वो धरती पे सबसे ज्यादा विविधता और सबसे ज्यादा जनसंख्या में पाई जाने वाली जीव है, हर जगह है वो भी। एनीवे, अति सांद्र घोल और प्लाज्मोलाइसिस का प्रयोग, अति सांद्र घोल और प्लाज्मोलाइसिस का प्रयोग खाद्य परिरक्षण में भी किया जाता है, खाद्य परिरक्षण में भी किया जाता है। ऐसे घोल जीवाणु और कवकों को प्लाज्मोलाइसिस के द्वारा नष्ट कर देते हैं। जैसे अचार, मुरब्बे, डब्बाबंद खाद्य पदार्थ जो नमक या चीनी के घोल में डूबे होते हैं। लिख लीजिएगा पूरा ही, डब्बा बंद खाद्य पदार्थ जो नमक या चीनी के घोल में डूबे होते हैं। है ना? जैसे कभी आप सुपरमार्केट या कोई भी डिपार्टमेंटल स्टोर पे जाओ तो देखो आप, मजा आता है देखने में भी कई बार। तो क्या देखेंगे आप कि ऑलिव होता है ना, ऑलिव हमेशा किसमें होगा? नमक के घोल में। ब्राइन कहते हैं उसको, नमक के घोल को क्या कहते हैं? ब्राइन, BRINE। ऑलिव हमारे यहां बहुत कम होता है, तो बाहर से आता है, इंपोर्ट करते हैं। तो भाई ऑलिव अगर हम ग्रीन मंगवाएंगे सड़ जाएगा, सब्जी है वो, तो फल है एक तरीके का। तो नमक के घोल में डाल दिया तो परिरक्षित रहा। चेरी जो होते हैं, हम तो इंडिया में भी उग जाता है, लेकिन बढ़िया चेरी तो यूरोप से ही आते हैं, तो उसको चीनी के घोल में डालते हैं। इसलिए कभी पान वान खा रहे हैं तो चेरी डाल के देता है, बहुत ही मीठा होता है, क्योंकि चीनी के घोल से निकाल कर डाल दी। या फिर मैंने कहा अनानास, स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरीज, ये सब आप देखेंगे कि चीनी के घोल में पैक होके आते हैं, और उस पर लिखा होता है कि अगर आप इसका सेवन करना चाहते हैं तो उसमें निकालिए, उसको पानी में डालिए, नॉर्मल पानी में, हल्का गुनगुना पानी में, और फिर उसको हटा लीजिए और फिर उसको खाइए, ताकि एक्स्ट्रा जो नमक चीनी हो वो हट जाए। लेकिन वो जरूरी इसलिए है क्योंकि प्रिजर्व रहेगा इतनी लंबी अवधि तक। जो यूरोप से इंडिया में आया, इंडिया में भी 1.5 महीना वो पड़ा रहा, तब तक वो खराब नहीं होगा, है ना? हाँ जी। फ्रिज में खराब इसलिए नहीं होता क्योंकि फ्रिज में जीवाणु और कवक जो है उनकी सक्रियता कम हो जाती है, उनकी एक्टिविटी कम हो जाती है। फ्रिज की दशाएं जीवन के अनुकूल नहीं है। तापमान कितना है? 5 डिग्री, -5 डिग्री। तो ये अवस्था जीवन के लिए अनुकूल नहीं है।
तो कवक और जीवाणु क्या है? जीवन के ही स्वरूप है। तो क्या 100 डिग्री पे जिंदा रह पाएंगे? नहीं। क्या ये माइनस में जिंदा रह पाएंगे? नहीं। तो इसीलिए वहां पे उनकी संख्या हमेशा कम होगी। खाने को, जैसे दूध को अगर हमें प्रिजर्व करके रखना है तो एक तरीका है कि आप उसको फ्रिज में डाल दो, या फिर हर 2-3 घंटे पे उबाल दो। सुबह उबालो, दोपहर में उबालो, शाम में उबालो। या तो हीट से मारो या फिर ठंडी से उसके वृद्धि विकास को रोक लो। लेकिन यह भी गलत है कि फ्रिज में खाना खराब नहीं होता। मैंने क्या कहा? जीवाणु की, कवकों की सक्रियता कम हो जाती है तो सड़ने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। जो खाना बाहर 1 दिन में सड़ेगा वो फ्रिज में 7 दिन में सड़ेगा वो भी। अब ये भी नहीं कि फ्रिज में डाल के 7 दिन बाद खा रहे हैं तो लगभग सड़ा हुआ खा रहे हैं, है कि नहीं? फ्रिज का मतलब यही होता है कि आज का है तो कल तक निपटाओ। और भारत में कोई टेंशन की बात है भी नहीं। आज का कल तक रहता कहां है कि अधिकतर घर के फ्रिज तो खाली रहते हैं। हम तो खोलते कुछ मिलता ही नहीं है। तो फ्रूट्स, वेजिटेबल, यही सब उसमें होता है और क्या होता है। एनीवे, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने पढ़ लिया सेल वॉल, हमने पढ़ लिया प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली के साथ हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा। तो ऐसे ही पढ़ेंगे हम चैप्टर नहीं पढ़ रहे हैं। कई लोगों को लगता है हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी में चैप्टर पढ़ रहे हैं। ये तो यूनिवर्सिटी की पढ़ाई हो जाएगी। फिर हम तो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, हम जीएस में परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो हम उसके साथ जुड़ी हुई चीजों को भी समेटते हुए चलेंगे। चैप्टर नहीं पढ़ने। चैप्टर तो हमने इसलिए कर रखा है कि चलो पढ़ने का एक आधार, एक दिशा बनी रहेगी, याद रहेगा क्या क्या पढ़ा, क्या क्या नहीं पढ़ा, है ना। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और टॉपिक है साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव। अब कोशिका द्रव में आपको पता ही है ना, सारी की सारी क्रियाएं चलती हैं। और कोशिका द्रव में ही क्या पाए जाते हैं? कोशिकांग पाए जाते हैं। तो यहां पे मिलेंगे आपको कोशिकांग। जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे लिखेंगे सेल ऑर्गन्स, कोशिका के अंग। अब हम यहां पे कोशिका के अंगों की बात करेंगे। तो कोशिका के अंग जो हैं उनको हम 3 श्रेणियों में बांटेंगे पढ़ने के लिहाज से। एक है जो दोहरी झिल्ली से बना है। झिल्ली समझ रहे हैं? कौन सी झिल्ली? प्लाज्मा झिल्ली। तो झिल्ली को लेके कोई दुविधा, संशय नहीं रखनी है। दोहरी झिल्ली। कुछ ऐसे हैं जो एकल झिल्ली से बने हैं। एकल झिल्ली, एक झिल्ली की संरचना। और कुछ ऐसे हैं जो झिल्ली रहित है, जिनमें झिल्ली की संरचना नहीं है। तो हम देखते हैं, जैसे कि दोहरी झिल्ली वाली जो संरचना, उसमें पहला नंबर है माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा है प्लास्टिड। प्लास्टिड को कहते हैं लवक। क्या कहते हैं? लवक। 2 ही है। हरित लवक का नाम सुना होगा आपने, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। लवक समूह है, उसमें एक प्रकार है हरित लवक। एकल झिल्ली संरचना में तीसरा नंबर लिख रहे हैं, उसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हिंदी में कहते हैं अंतः प्रद्रवी जालिका। ईआर कह सकते हैं। नाम को उतना ज्यादा दिल से नहीं लगाना है, शॉर्ट फॉर्म में याद रह जाए ईआर तो बहुत है। बस ये है, रिवीजन बार बार करते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। 1-2 बार, 3 बार, 4 बार याद हो जाएगा। और इतनी बार इन सब के नाम क्लास में लिए जाएंगे कि सुन के भी याद हो जाएगा, है ना। चौथा जो है वो है गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी, गोल्जी काय कहते हैं हिंदी में, बात एक ही है। नाम के कोई हिंदी अंग्रेजी तो होते नहीं है, बराबर ही चलता है सब। और पांचवा जो है, यानी कि श्रेणी में 1, 2, 3, 4, 5, वो है लाइसोसोम। लाइसोसोम, ठीक है। तो 3 इधर हो गया। एकल झिल्ली युक्त, झिल्ली का क्या कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा। छठा जो हो गया जिसमें झिल्ली नहीं है वो है राइबोसोम। और एक और है 7वां जिसका नाम है सेंट्रोसोम। मतलब ये मान के चलें आप कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और जीएस में विज्ञान पढ़ रहे हैं तो 7 के बारे में जानकारी चाहिए। लेकिन मेडिकल की तैयारी करते हैं तो 5 और जोड़ देते हैं इसमें, 5 और प्रकार के
सेल ऑर्गेनेल होते हैं, पेरोक्सिसोम, स्फेरोसोम, ये सब भी इसमें जुड़ जाता है, लेकिन उसकी आवश्यकता हमें नहीं है। ये सारे वो नाम हैं जो आपने आवश्यक तौर पे पढ़े ही पढ़े। बेशक भूल गए होंगे, कोई बात नहीं, भूलने में कोई तकलीफ नहीं है ना। तो ये कोशिकांग है। अब सवाल है इसमें झिल्ली क्या है, तो झिल्ली प्लाज्मा झिल्ली जैसी संरचना। झिल्ली जब भी हो कोशिका या जीवन में, बायोलॉजी में झिल्ली शब्द जहां आए तो याद रखना, अच्छा जैसे प्लाज्मा झिल्ली था वैसे ही। तो प्लाज्मा झिल्ली तो बाहर की तरफ होता है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, प्लाज्मा झिल्ली बाहर की तरफ है। अगर हम किसी कोशिका की संरचना को देखें, जैसे देखिए ये कोशिका है, ये कोशिका है ना, इस कोशिका को देखिए, तो ये प्लाज्मा झिल्ली है, लेकिन ये न्यूक्लियस भी तो झिल्ली से घिरा है। तो ये झिल्ली और ये झिल्ली संरचना की दृष्टि से सेम है, बस नाम अलग अलग है। ऊपर वाले को कहेंगे प्लाज्मा झिल्ली, इसको कहेंगे केंद्रक झिल्ली, लेकिन झिल्ली एक ही है। उसकी डिजाइन, उसकी कंपोजिशन, रासायनिक संगठन, उसके चयनात्मक पारगम्यता के गुण, सब कुछ एक है। और ये माइटोकॉन्ड्रिया की झिल्ली, माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या है, झिल्ली से घिरा हुआ है, देख रहे हैं ये, तो ये झिल्ली भी वही झिल्ली है, बस नाम बदल गया। अब क्या हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया की झिल्ली। जैसे आपके पास एक घर है, आपके नेटिव प्लेस में आलीशान घर बनवा रखा है आपने, तो एक बाउंड्री वॉल होता है, किस चीज से बना होता है, सीमेंट और ईंट से, उसको हम बाउंड्री वॉल कहते हैं। बाउंड्री वॉल के अंदर हमारा घर होता है, फिर उस घर के अंदर किचन की दीवार होती है, किस चीज से बना है, सीमेंट और ईंट से। तो क्या बाउंड्री वॉल और किचन की दीवार में संगठन के स्तर पर कोई अंतर है, कोई अंतर नहीं। बस यह है कि वो बाहर बाहर की दीवार है और ये अंदर की दीवार है, किचन की दीवार है, बस उसके अंदर काम अलग चल रहा है। क्योंकि काम खाना बनाने का चल रहा है तो हमने कह दिया किचन की दीवार। यही वाली दीवार बेडरूम की भी दीवार है, लेकिन अभी हम क्या कहेंगे उसको, बेडरूम की दीवार, लेकिन दीवार तो दीवार है, बना तो उसी चीज से, सारे गुण सारी चीजें वही है। तो कभी भी झिल्ली शब्द आए तो रिलेट किससे करना है उसको, प्लाज्मा झिल्ली से, कि भाई है ठीक है माइटोकॉन्ड्रिया की झिल्ली, कैसी झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली जैसी झिल्ली। दोहरी झिल्ली मतलब कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास एक झिल्ली और उसके ऊपर एक दूसरी झिल्ली, वो दो झिल्लियों से घिरा हुआ है। जिसके पास एक झिल्ली है, एक झिल्ली से घिरा हुआ है। जिसके पास झिल्ली नहीं है ही नहीं, कुछ और होगा, कुछ और होगा तो क्या होगा हम तो देख लेंगे, है ना। तो पहली बात हम पढ़ने जा रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। तो चलिए पढ़ते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया, ये संरचना हम लोग बनाएंगे, अपने हिसाब से बनाएंगे, डोंट वरी, है ना। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में एक बात जो आप जानते हो, पहले संरचना बाद में देखेंगे, पहले हम पढ़ते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। हिंदी में क्या कहते हैं उसको, सूत्रकणिका। जरूरत नहीं है, लेकिन जब मैंने 2014 में हिंदी मीडियम में पढ़ाना शुरू किया तो बड़ी तकलीफ हुई, और बैच में बच्चों को पता चल गया कि ये अंग्रेजी माध्यम के टीचर हैं, हिंदी में ये पढ़ाना शुरू किए हैं। तो बच्चे भी जो है ना, वो भी कमजोर कड़ी जब ढूंढ लेते हैं तो फिर शुरू हो जाते हैं कि अब जो है ना इसका हिंदी उसका हिंदी पूछते रहेंगे। तो उसमें एक दो स्टूडेंट अच्छे थे, उन्होंने सब हिंदी लाके दिया, तो याद किया, और याद किया तो फिर अब पढ़ो, फिर सूत्रकणिका याद किया तो मैं बदला चुकाता हूं वापस। जो बैच आता उसको एक बार जरूर बताता हूं सूत्रकणिका होता है ना। जरूरत नहीं है उसकी, लिखा हुआ माइटोकॉन्ड्रिया ही आएगा, और अगर कुछ भी लिखा हुआ आया तो उसी के बगल में इंग्लिश में भी आंसर क्वेश्चन होता है। हमेशा साइंस और टेक्निकल विषय में ध्यान रखना है। हिंदी में बात समझ में आने में कठिनाई हो या लगे कि नहीं बनेगा, एक नजर आप इंग्लिश में भी फेर लो, हो सकता है कोई ऐसी टर्म आपको दिख जाए जिससे वो क्वेश्चन सॉल्व ही हो जाए। क्योंकि मानक हिंदी नहीं होता, यूपीएससी के प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ है कि हिंदी और इंग्लिश में अगर भाषाई स्तर पे कोई गड़बड़ी हो गई तो इंग्लिश को ही मानक मान के और फिर सही गलत का फैसला लिया जाएगा। और ऐसी दिक्कतें हुई हैं। कॉम्प्रिहेंशन में कॉम्प्रिहेंशन आया जिसमें लिखा हुआ था स्टील प्लांट, या कॉम्प्रिहेंशन था कुछ और था, और उसका हिंदी में था इस्पात का पौधा। ये यूपीएससी की बात बता रहा हूं। उधर लिखा हुआ है स्टील प्लांट, स्टील प्लांट का मतलब स्टील की फैक्ट्री, और उसका हिंदी में अनुवाद क्या है, इस्पात का पौधा। अब बताइए, अगर जो हिंदी ही सिर्फ पढ़ के उसको सॉल्व करेगा, जीवन में कभी सॉल्व कर पाएगा?
मेंस के आंसर में गड़बड़ी आ गई थी, हालांकि उसके बाद यूपीएससी की भरपूर खिंचाई हुई। कारण है कि गूगल ट्रांसलेशन लगा देता था ये लोग, लगता है भाई ट्रांसलेटर होते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं, उनसे करवा लो, या ट्रांसलेटर ही बदमाशी कर रहा हो कि गूगल ट्रांसलेशन से करवा लेते हैं। अब तो यही आ गया। तो हिंदी में था, इंग्लिश में था लैंड रिफॉर्म और हिंदी में था कृषि सुधार। अब बताइए कितनी भारी दिक्कत है। मेंस के क्वेश्चन जीएस की बात बता रहा हूं मैं। इंग्लिश में लैंड रिफॉर्म, क्वेश्चन लैंड रिफॉर्म पर है, और हिंदी में उसी का क्या है, कृषि सुधार। अब बताइए उसमें अगर बच्चे ने कृषि सुधार लिखा तो क्या गलती की थी? कोई गलती नहीं की थी। लेकिन यूपीएससी के पास जो मॉडल आंसर है एग्जामिनर को चेक करने के लिए, वो अंग्रेजी में, और अंग्रेजी में सारी कहानी किसकी लिखी हुई है, लैंड रिफॉर्म की। वो तो पढ़ेगा अरे ये क्या लिख दिया, काटो। तो जाहिर सी बात है ना, इस अन्याय तो है ही सीधा सीधा। लेकिन वही है ना, यूपीएससी पे आरटीआई लगा तो जवाब ही नहीं देता। संवैधानिक संस्थान है भाई, कोई ऐसे थोड़ा प्राइवेट ऑफिस से जाके आप कोई भी कुछ भी बोल देंगे आप। लेकिन उसके बाद ये खत्म हो गई, अब अनुवाद संबंधी दिक्कतें नहीं आती है। और मान लो कल हो के आ भी जाए तो जो वो करेंगी हम उसके ऊपर फोकस करेंगे, या जो हम कर सकते हैं उसके ऊपर फोकस करेंगे, हम करेंगे, है कि नहीं। खैर, तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल, कोशिका की ऊर्जा गृह, कोशिका की ऊर्जा